अवंती नगर राज्य का परिपालन राजा शिव वर्मा करते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों जुड़वा। देखो, हम लोग रजवाड़े से नीली जलपात तक घोड़े की रेस लगाएंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है। क्या हमें उतनी दूर जाना चाहिए? एक बार सोच लो सूर्या, जरा इस बारे में सोचो। अगर रात हो गई तो वापस लौटना बहुत ही कठिन काम है। हम सब कल सुबह ही लौट पाएंगे। जरा इस बारे में सोचो जरा। हाँ वैसे भी भैया, हमें इतनी दूर क्यों जाना है? हमारे साथ तो घोड़े भी थक जाएंगे। आखिर हम लोग भी कब तक आसपास टहलेंगे? और वैसे भी तुम मुझसे रेस तो लगा नहीं पाओगे। तुम यहीं रहो, मैं तो चला। सुन विजय, तुम मेरे साथ चलोगे या तेरा भी बुढ़ापा अभी आ गया है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम निष्कर्ष पर आ गए कि हम बुढ़े हो गए। ठीक है, चलो हम आज तुम्हें हरा कर आएंगे। मैं तो रेस के लिए तैयार ही हूँ। चंदू, तुमने क्या सोचा है? चलोगे ना? तुम तीनों आज तक मेरे बिना कहीं पर गए हो? चलो, मुझे विजय होते देख ही लो। मुझे हराने वाला अभी तक इस राज्य में पैदा नहीं हुआ है। रेस के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी शुरू करते हैं। नीली जलपात हमारा लक्ष्य है। जो भी सबसे पहले नीली जलपात पर पहुंचकर पानी पिएगा तो ये समझ लेना कि वो ही विजेता होगा। इसके बाद चारों रेस की शुरुआत करते हैं। बड़ी तेजी से नीली जलपात पहुंचकर उस रेस में विक्रम विजयी हो जाता है। सूर्य कुमार, इस बार तो विजेता मैं बन गया। तुम हारे हो तो मुझे बताओ कि इस बार पुरस्कार में क्या मिलने वाला है? अरे गलती से तुम एक दिन जीत गए हो तो मैं हारा हुआ थोड़ी कहलाऊंगा। बस मैं तो जीत के 4-5 कदम पीछे था, तुमने बाजी मार ली, बस इतना ही। जीत से दूरी 4 कदम की हो या 1 कदम की, हार तो बस हार ही होती है। काफी अंधेरा हो गया है, आज रात हम यहीं आराम कर लेते हैं, कल सवेरे निकलेंगे। हाँ ठीक है, आज रात को हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। और हाँ, समय को व्यर्थ न करते हुए स्पर्धा रखते हैं, समझ गए ना तुम लोग? फिर से स्पर्धा? नहीं भैया नहीं, सब बुरी तरह थक चुके हैं, कल सवेरे देख लेंगे ना। नहीं, फिर से घोड़ों पर सवार होकर हमें रेस थोड़ी ना लगानी है। वो वहाँ नदी के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है जो इस किनारे से उस किनारे को जोड़ती है। देखते हैं उस लठ पर चलकर इस ओर से उस ओर तक कौन लौट कर आता है। क्या उस छोटे लठ पर चढ़ना है? अगर हम चारों उस लठ पर चढ़ेंगे तो खतरा नहीं हो जाएगा? मान लो किसी की गलती से भी पैर फिसल गया तो नदी का प्रवाह इतना तेज है कि बहा ले जाएगा। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने डरपोक हो। हम इतना साहस भी नहीं करेंगे, समझे? वीर कहलाने का अधिकार नहीं है तुम्हें। नहीं सूर्या, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। हमें ऐसा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, समझे? चाहो तो कल सुबह इस नदी के किनारे हम चारों रजवाड़े तक फिर से रेस लगाएंगे, समझ गए तुम? तुम सब यही रखो, मैं अकेला उस लट पर होते हुए उस किनारे पर लौट जाऊंगा, तभी तुम में साहस आएगा। नहीं सूर्य वर्मा, मेरी बात मान लो, इतनी रात गए, तुम ये प्रयास बिल्कुल भी मत करो। इस तरह सबके मना करने पर भी उन्हें अनसुना करके घोड़े पर सवार होकर सूर्य कुमार लट से होते हुए उस ओर जाने का प्रयास करने लगा। वो उस लट पर चल रहा था जो कि अंदर से खोखला हो चुका था। घोड़े के साथ सूर्य का भार लट पर टिक नहीं पाया और वो बीच रास्ते में ही गिर गया। अरे, लट टूटकर नदी में गिर गई। अब हम क्या करेंगे? नदी का प्रवाह बहुत तेज है, अब कोई चारा नहीं है, मुझे युवराज की रक्षा करनी ही होगी। विक्रम तुरंत नदी में कूदकर हर जगह सूर्या को खोजता है पर उसका कोई पता नहीं चलता। वे सभी जब युवराज की तलाश कर रहे थे तब कहीं एक किनारे पर सूर्या मरा पड़ा दिखता है। अरे ये क्या हुआ? युवराज तो चले गए, अब हम महाराज से क्या कहेंगे? उन्हें इतना रोका पर युवराज ने अपनी एक नहीं सुनी। अब हम राजधानी क्या मुँह लेकर जाएंगे? तुम बताओ कि महाराज को हम क्या उत्तर देंगे? इसके बाद वो लोग सूर्य कुमार को लेकर राजधानी पहुंचते हैं। महाराज अपनी बेटी की मृत्यु देखकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं। उसके उपरांत सब कुछ समावेश कर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम्हारी रेस ही थी, है ना? ठीक है, युवराज सूर्य कुमार की मृत्यु तुम दोनों भाइयों के कारण हुई है। मंत्री जी बताइए, इन्हें दंड बताइए, इसका दंड क्या है? महाराज, युवक है, इनसे जोश में गलती हो गई। मैंने अपने दोनों बेटों से विषय जाना, युवराज ने बिना विचार किए मना करने पर भी ऐसा किया था, इसीलिए। जो भी हो, सब मतलब नहीं। युवराज तो नहीं रहे, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मित्र होकर भी इन लोगों ने उनकी रक्षा नहीं की तो फिर इन लोगों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। महाराज, आपकी बात सही है कि किसी ने युवराज को नहीं बचाया, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, आपके पुत्र शोक से कितने विचलित हो रहे हैं। कल जब मेरे बेटे भी नहीं होंगे तब मेरी भी ऐसी ही अवस्था होगी। महाराज, आपका कहना भी सत्य है, लेकिन इन दोनों को क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इन दोनों को एक जटिल कार्य सौंपना चाहता हूँ। अगर इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, वरना नहीं। समझ में आ गई तुम दोनों की ये बात? सोच लो इस बारे में। महाराज, कार्य कितना भी जटिल क्यों ना हो, वो दोनों उसके लिए तैयार होंगे। कृपया करके कार्य विस्तार से बताइए मुझे। ठीक है,
ऐसा मैंने सुना है कि चित्रपुर के महाराज विवेक वर्मा का वो घोड़ा अति ही प्रिय है, और मैंने ये भी सुना है कि हर रोज उस अश्व को देखने के लिए जाते हैं, इसीलिए उस अश्व को यहाँ लाना तो असंभव है। तो ये तुम दोनों को कार्य करना पड़ेगा। चित्रपुर के महाराज विवेक कर्मा का वो अत्य प्रिय घोड़ा है। मैंने सुना है कि वो हर रोज एक बार उस अश्व को देखने के लिए हमेशा जाते हैं। ऐसे में उस अश्व को यहाँ ला पाना असंभव है। देखिए, ये संभव है असंभव मैं नहीं जानता। अगर ये दोनों उस अश्व को यहाँ ले आए तो मैं इन दोनों को जीवित छोड़ दूंगा, वरना नहीं। यहाँ रहेंगे तो मेरे बेटों की मृत्यु निश्चित है। महाराज के कहे अनुसार अगर वो दोनों घोड़ों को लाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम जीने का अवसर तो मिलेगा। महाराज, आपने जो कहा उसके लिए अपने बेटों को सिद्ध करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरी एक विनती है। कहिए मंत्री जी। वैसे भी मैंने वचन दिया है, अगर ये दोनों अश्वों को ले आएंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा इनको। जी महाराज, पर मैंने भी उनके साथ जाने का निर्णय बना लिया है, अगर आपकी अनुमति हो। अच्छा, तो आपने भी इनके साथ जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मुझे वो अश्व लाकर यहाँ दे दो। ये लो, इसमें कुछ मुद्राएं हैं, यात्रा करने और खाने के लिए पर्याप्त होंगी तुम्हारे लिए। आप अपने पास रख लीजिए। इस तरह उस समय के लिए अपने बेटों को दंडित होने से बचाकर मंत्री महाराज का दिया धन लेकर वहाँ से चला जाता है। देखो, एक बात कहनी है, हम अत्यंत जोखिम भरा काम करने जा रहे हैं। थोड़ी भी चूक हो गई तो हम चित्रपुर महाराज के हाथों मारे जाएंगे। बड़ी ही विवेकता से हमें उस घोड़े को लेकर आना है। पिताजी, आप हमारे साथ क्यों चलना चाहते हो? हम दोनों जाकर आते हैं ना। अगर चित्रपुर महाराज के हाथ लग गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। आप हमारे साथ चलोगे तो बिना कारण आप भी खतरे में नहीं पड़ पाओगे। ये कार्य इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। उस राज्य में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी मदद से ये कार्य हो सकता है। पिताजी, हमारे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब छोड़ो, वो करो जो मैंने कहा है तुमसे। चलो, जल्दी से चलकर हमें चित्रपुर पहुंचना है। फिर वो तीनों निकलकर चित्रपुरी पहुंच जाते हैं। राज्य की सीमा तट पर वो लोग रुक जाते हैं। वो देखो वहाँ पर महाराज के अश्वशाला के लिए चारा यहीं से है। यहीं से राजधानी भी ले जाया जाता है, और ये आहार जो वहाँ पहुँचता है उनका नाम राघव है। वो मेरा अच्छा मित्र है, उसकी सहायता से हम राजधानी जा सकते हैं। पिताजी, एक बार फिर से सोचिए, हमारा उनसे परिचय करा दीजिए, हम सीधे राजधानी चले जाते हैं ना, आपको भी इससे परेशानी नहीं होगी। भाई बिल्कुल सही कह रहा है पिताजी, हमारे कारण आप संकट में पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैंने पहले भी कहा था कि यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम दोनों एक काम करो, जल्दी से पहले चलो घोड़ों को यहीं छोड़कर राघव के पास चलते हैं। इसके बाद वो तीनों चलकर राघव की खेती पर जाते हैं। अरे वीरा जी, आप यहाँ, आपको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे अचानक हमारे राज्य में कैसे आना हुआ? क्या किसी जरूरी काम से आया हूँ? हाँ राघव जी, मैं एक मुख्य कार्य हेतु कार्य आया हूँ, जिसमें मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आप जैसे महान योद्धा की मेरी सहायता की जरूरत? मैं तो अपने प्राण ही न्यौछावर कर दूं। जल्दी से बताइए ना कि मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। बताता हूँ। पहले ये धन अपने पास रख लो। आप मुझे इतना धन दे रहे हैं, आखिर मुझे ऐसा काम करना क्या होगा बताओ तो। हमें राजद्रोही के अंतर्गत मृत्यु दंड मिला है। दरअसल हुआ यूं कि इसलिए महाराज ने मेरे बेटों को मृत्यु दंड देने का सोचा। इस दंड से मुक्त होने के लिए उन्होंने हमसे चित्रपुर महाराज का अप्रिय घोड़ा लाकर देने की मांग की है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो मार डालेंगे। आप जानते भी हो कि आप मुझसे कैसी सहायता की अपेक्षा कर रहे हो। महाराज हर रोज उस घोड़े को देखने के लिए जाते हैं, और आप हो कि उस घोड़े को चुराने की बात कर रहे हो। और तो और उसमें तो आप मेरी सहायता मांग रहे हो। ये कैसे हो सकता है? वीरराज, ये असाध्य है। मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। राघव जी, आप मुझे वर्षों से जानते हैं। आप ही है जो मुझे संकट से दूर निकाल सकते हैं। जो गलती की नहीं उसके लिए मेरे बेटों को दंड क्यों मिले? एक पिता के हिसाब से उनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें। हम किसी भी तरह से राजधानी तक पहुँच जाए, उसके बाद हमें जो करना है हम कर लेंगे। आप जो करने जा रहे हो अत्यंत ही कठिन कार्य है। आपको राजधानी तक पहुंचाना मेरे लिए आसान काम है, पर आपके लिए घोड़ा ले जाना असंभव। अगर महाराज को पता चला कि मैंने आपकी सहायता की है तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो आप अपने राज्य से कहीं दूर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको महाराज तो क्या महाराज का साया भी ना ढूंढ पाए। यही सही रहेगा आपके लिए। ये काम हो जाएगा, इससे भी अधिक धन दूंगा। मेरी बात मत टालना, सहायता करो बस। देखिए आप, मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है।
पर आपको इस तरह से अपने बेटों के लिए तड़पता देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। ठीक है, मैं आपको घोड़ों के चारों के ढेर में छुपाकर राजधानी की ओर लेकर चला जाऊंगा, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। मुझे ये धन भी नहीं चाहिए। राजधानी में ये धन आपके बहुत काम आएगा। आज रात को आहार की गाड़ी राजधानी जाएगी, आप उसमें छिपकर चले जाना। राघव जी, आपका ये उपकार मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। इसके बाद राघव उन तीनों को घोड़े के चारे की गाड़ी में छिपाकर राजधानी ले जाता है। वहां पहुंचकर वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सावधान रहना, वो वहीं से अश्वशाला है। हमें जिस घोड़े की तलाश है वो वहीं होगा। उचित अवसर मिलते ही हमें अंदर जाना है। पिताजी, जरा देखिए ना, लगता है पहरेदार सिपाही है, हमारी ओर ही आ रहे हैं। क्या कह रहे हो कि वो हमारी ओर आ रहे हैं? उनसे छिपकर हमें पेड़ की ओर छिपना होगा। आने देते हैं, मेरी तलवार की धार से बचने नहीं वाले हैं वो। जल्दबाजी मत करो, यहाँ ऐसा कोई भी वार मत करना, वरना हम संकट में पड़ सकते हैं। वो आ रहे हैं, जरा संभल कर। देखो तो, उस पेड़ के पीछे कुछ हलचल हो रही है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं, चलो। जैसे ही उन दोनों सिपाही को ये पता चलता है कि पेड़ के पीछे कोई है, वो लोग वहाँ आ जाते हैं। ए, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों छुपे हो? क्या तुम इसी राज्य से रहने वाले हो? दरअसल हम पड़ोसी राज्य से आए हैं, घोड़े के तबेले में काम खोजने के लिए आए हैं। देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तुम इनकी तलाशी लो। देखो तो इनके पास कितना सारा धन है। इतना धन रखकर घोड़े के तबेले में काम करने आए हैं, लगता नहीं है ऐसा तो। कौन हो तुम? जरा गौर से देखो, मेरी आयु देखकर लगता है कि मैं कोई चालाक आदमी हूँ। हमें हमारे व्यापार में नुकसान हुआ है, बचा कुचा बेचकर राज्य छोड़कर धन के साथ यहाँ आए हैं। घोड़ों का पोषण करने में हमारा अच्छा अनुभव है, इसलिए घोड़े के तबेले के पास आकर सवेरे तक यहीं रुक जाने का सोच रहे हैं। हाँ, अच्छा तो आप घोड़े के तबेले में काम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको काम में लगवाता हूँ, लेकिन मुझे बदले में ये सारा धन चाहिए होगा। रख लीजिए, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे खाने रहने का प्रबंध हो जाए, इतना काफी है। आप घोड़ों के तबेले में जाओगे तो आपके रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं। इस तरह उन्हें घोड़े के तबेले में काम मिल जाता है और वो लोग वहीं रहने लगते हैं। इस तरह एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात पिताजी, हम जिस घोड़े की तलाश कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि वो इस तबेले में है ही नहीं, और पता चला है कि उसे किसी विशेष जगह या यहाँ से बहुत दूर के तबेले में कहीं रखा हुआ है। तो हमें वहीं जाना होगा। आज रात ही वहाँ चलकर रातों रात घोड़े को चुराकर सीमा पार करनी होगी। पर मैंने सुना है कि वहाँ 4 पहरेदार होंगे, खासकर घोड़े के लिए उन चारों को वहीं नियुक्त किया गया है पहरेदार के रूप में। अचानक उन पर हमला बोलकर हम उन्हें उचित कर देंगे और घोड़े को लेकर चले जाएंगे। पर यह याद रखना जरूर, हमला ऐसा करोगी उनके प्राणों को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे, ये बात समझ लेना। उस रात वो तीनों घोड़े के तबेले में जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, उन 4 पहरेदारों पर अचानक हमला करके उन्हें अचेत कर देते हैं। चलो जल्दी करो, अंदर घोड़ा है, उसे लेकर चलते हैं। इसके बाद वो लोग घोड़े के सामने जाते हैं। नए चेहरे देखकर घोड़े जोर से हिनहिनाने लगते हैं। उस पर सवार हुए विक्रम को झटका देकर घोड़ा गिरा देता है। इन आवाजों को सुनकर आसपास वाले कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं। कौन हो तुम? बाहर पहरेदारी करे सिपाही उचित पड़े हुए हैं, उन पर हमला तुम ही लोगों ने किया था ना? मुझे सब सच बताओ, वरना तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने उन पर वार नहीं किया, हम दूसरे वाले तबेले में काम करते हैं। हम तो केवल महाराज के प्रिय घोड़े को देखने आए थे, हम चोर नहीं है। ये तो अवंती नगर राज्य के मंत्री वीर जी हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता चल गया है कि आप लोग कौन है। आप अवनति नगर के राज्य मंत्री हो ना? हो या नहीं हो, बताओ मुझे। हाँ, मैं अवनति नगर राज्य का मंत्री वीरराज हूँ, पर मैं यहाँ पर, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई साजिश से यहाँ पर आए हैं। चालाकी से आप हमारी राजधानी में प्रवेश करके आप तीनों महाराज के प्रिय घोड़े तक पहुंचकर कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे थे। और हाँ, बाहर पहरेदारी करने वाले सिपाहियों को भी बेहोश कर दिया है। आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, महाराज के समक्ष आपको प्रकट करेंगे। इन्हें बंदी बना लो। उन्हें बंदी बनाकर चित्रपुरी के महाराज के सामने उन्हें प्रकट किया जाता है। अवंती नगर के मंत्री जी, आप कुशल योद्धा हैं। आपकी युद्ध निपुणता के गुणगान सुने हैं मैंने। और तो और आपने अपने राज्य के लिए कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन ऐसे आपको हमारे राज्य में क्या काम पड़ गया है? वो भी इस तरह छुपे छुपाते हुए आप यहाँ पर आए हैं। ऊपर से आप मेरे प्रिय घोड़े चतक तक भी पहुँच गए थे। महाराज, मेरे बेटों को राजद्रोह के अंतर्गत मृत्यु दंड मिला है। आपके प्रिय चेतक को
इन्हें मृत्यु दंड मुक्त किया जाएगा, इसलिए मैंने यही दुस्साहस किया। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर मेरे घोड़े को चुराना भी तो राजद्रोही कहलाएगा ना मंत्री जी। इसका क्या दंड होगा आप जानते भी हो, मृत्यु दंड। आप तीनों को इसी वक्त मृत्यु दंड दिया जाता यहाँ है। रहकर भी मृत्यु दंड से नहीं बचूंगा, बिना घोड़े के राज्य वापस लौटा तो भी नहीं बचूंगा, इसलिए मुझे मृत्यु दंड दे। दंड देकर आप मेरे दोनों बेटों को छोड़ दे, वो बिल्कुल निर्दोष है। बहुत बढ़िया मंत्री जी, अपने बेटों को बचाने के लिए इस ताप को देखकर मैं भावुक हो गया। मैंने आपकी वीरताओं की गाथाएं सुनी थी, आपको ऐसी असहाय अवस्था में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ सहायता करूँ। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप एक ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप तीनों मृत्यु दंड से बच जाए, और मेरा अत्यंत प्रिय घोड़ा भी मैं आपके साथ भेज दूं। महाराज मुझे बताइए ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे मेरे बच्चे बच सके। देखो वीराज, इस समय आप बहुत ही बड़े संकट में फंसे हुए हैं। इन दो राज्य में कहीं भी जाओगे तो आपको मृत्यु दंड मिलने ही वाला है। आप अपने जीवन काल में अब तक किए गए 2 साहसपूर्ण कार्य के किस्से सुनाए। जब आप मृत्यु के मुख से बाहर निकले ही हो तब मैं इस दंड से मैं आपको और आपके बेटों को मुक्त कर दूंगा। इस तरह महाराज के पूछने पर मंत्री वीरराज ने अपने साहस भरे किस्से कैसे सुनाए और अपने साथ अपने बेटों की जान कैसे बचाई, ये